प्यारे छात्रों, कक्षा 12 गणित विषय के अंतर्गत हम लोग का अध्याय 3 आव्यूह का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने आव्यूह के अंतर्गत देखा कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूहों का योगफल क्या होता है, एक आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है तथा आव्यूह का आपस में गुणनफल दो आव्यूहों का हम कैसे करते हैं। जब हम लोग अवयवों का गुणनफल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, कुछ गुणधर्म हमने देखा था। तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि यदि मान लीजिए कि एक एक आव्यूह हमारा दिया हुआ है और वह आव्यूह यदि ए दिया हुआ है तो ए का यदि किसी ऐसे आव्यूह में गुणनफल किया जाए कि गुणनफल हमारा आई आ जाता है तो इस दिए हुए आव्यूह को हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है, जिसे हम इन्वर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसका ए में गुणा करने पर हमारा ए इन्वर्स आ जाता है, उसे हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं तथा इसे ए के ऊपर इन्वर्स लगा करके लिखते हैं। इसे हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, ए का व्युत्क्रम आव्यूह को हम ए पर -1 लिखते हैं। यदि हम ऐसे देखें कि यदि इस व्युत्क्रम आव्यूह का हम ए के साथ गुणा करते हैं तो फिर हमारा आई आता है, तो वह हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वह हमारा ए के बराबर है। अर्थात हमने देखा कि ए का ए इन्वर्स के साथ गुणा हो या ए इन्वर्स का ए के साथ गुणा हो, हमेशा गुणनफल आई के बराबर आता है। इसका मतलब है कि यदि ए और बी दो आव्यूह हैं जिसका गुणनफल आई के बराबर हो या बी और ए का गुणनफल आई के बराबर हो, तो ए और बी को हम एक दूसरे का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ये तभी संभव हो जब ए और बी दोनों हमारे वर्ग आव्यूह हो। यदि वर्ग आव्यूह हैं तभी हम उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं। अर्थात यदि ए वर्ग आव्यूह हो तब हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं। जैसे A2 है, A2 का मतलब क्या हुआ कि यह एक 2x2 का एक आव्यूह है, अर्थात यह एक वर्ग आव्यूह है। हम जानते हैं कि यदि हम देखते हैं कि वर्ग आव्यूह है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। यहाँ पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या भी 2 है। यदि हम लिखते हैं an, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पंक्तियों की संख्या n है तथा जो हमारा आव्यूह a है उसमें पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या भी n है, जो कि दोनों बराबर, अर्थात an जो है एक वर्ग आव्यूह है जिसका व्युत्क्रम आव्यूह हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि a का a इनवर्स के साथ गुणा किया जाए या एक इन्वर्स का ए के साथ गुणा किया जाए, हमेशा गुणनफल आई के बराबर होता है, तब ए और ए इन्वर्स को एक दूसरे का हम व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। यह तभी मिलता है जब हमारा ए एक वर्ग आव्यूह हो। जैसे यदि ए इन्वर्स, हमने अभी बताया कि ए इन्वर्स या व्युत्क्रम आव्यूह तभी मिलता है जबकि जो हमारा ए है जो दिया गया आव्यूह हो वर्ग आव्यूह हो, यदि वह आयताकार हो। आयताकार का मतलब है कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है तो उस समय हम व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने देखा ही। अब हम देखते हैं, यदि आप लोग ध्यान दें तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ए इन्वर्स अर्थात व्युत्क्रम आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देख लें। कुछ प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि उस पे दो थ्योरम्स हैं, उन दो थ्योरम्स को हम यदि देख लेते हैं तो हमको आसानी से, यदि पहला प्रमेय ये कहता है, प्रमेय नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एक अद्वितीय आव्यूह होता है। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब हो गया यूनिक, यूनिक होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ग आव्यूह का केवल एक ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। दूसरा प्रमेय हमारा ये कहता है कि यदि ए बी दिया हो और उसके ऊपर इन्वर्स हो तो इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वह बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तो दोनों के गुणनफल का जो इन्वर्स है वो दूसरे का इन्वर्स इंटू पहले आव्यूह के इन्वर्स के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करें कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम हमारा अद्वितीय हो, तो हमने क्या माना, मान लिया हमने कोई वर्ग आव्यूह दिया हुआ है ए, ये ए एक वर्ग आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह के चूंकि हमें यूनिक दिखाना है, एक दिखाना है, तो हमने मान लिया कि इसके दो व्युत्क्रम आव्यूह दिए गए हैं। हमने माना वर्ग
अवयव ए के दो व्युत्क्रम अवयव बी तथा सी हैं। ठीक है, अब देखें जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि ए का ए इनवर्स के साथ जो गुणा होता है तो आई होता है, या ए का बी के साथ जब गुणनफल होता है तो आई होता है, जहाँ बी जो है ए का व्युत्क्रम अवयव है। यह ए और बी आई के गुणनफल के बराबर है तो बी को हम ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। यहाँ देखिए ए वर्ग अवयव है और उसका व्युत्क्रम अवयव बी दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का बी के साथ जब गुणनफल होगा तो वह आई के बराबर होगा। पुनः देखिए ए वर्ग अवयव है, उसी का व्युत्क्रम अवयव हमारा सी भी है, इसको हम समीकरण एक मान लें। ए वर्ग अवयव है, इसका एक व्युत्क्रम अवयव सी है, तो इसी तरह से ए सी बराबर आई के हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यदि हम दिखा दें कि अद्वितीय हमें दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम दिखा दें कि जो वर्ग अवयव है उसके केवल बी और सी जो व्युत्क्रम है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि यह ए जो वर्ग अवयव है इसका व्युत्क्रम अवयव केवल एक ही होगा और बी और सी दोनों अलग अलग नहीं होंगे, केवल एक ही होंगे, दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब देखिए किसी भी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम हमने कहा है कि अद्वितीय होता है, इसको सिद्ध करने के लिए एक हमको दिखाना पड़ेगा, दो नहीं दिखाना पड़ेगा। हम क्या करें, बी हमने मान लिया बी को हमने बराबर मान लिया कि यह जो अवयव है वह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू आई के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा है किसी भी अवयव का आई के साथ जब गुणनफल होता है तो वह हमेशा किसके बराबर होता है, वह हमेशा हमारा आई के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आई बराबर समीकरण नंबर 1 से आई बराबर हम 2 से ए सी लिख सकते हैं। अब देखिए ये है बी ए सी का मतलब हो गया कि यहाँ साहचर्य नियम में अप्लाई करें, ग्रुप जो ए और सी का बना हुआ है, अब हम ग्रुप जो है बी और ए का बना लेते हैं साहचर्य नियम के अनुसार, तो यह बी और ए एक साथ हम ब्रैकेट में ले लेंगे, सी को हम बाहर कर देंगे। अब देखिए बी और ए यह दिया हुआ है समीकरण 1 में, हम जानते हैं कि जो ए बी बराबर आई के बराबर होता है तो बी ए भी आई के बराबर होता है, अर्थात इन्वर्स का आपस में गुणनफल आई के बराबर होता है। हम एक में जो हमने लिखा है बी ए भी लिख सकते हैं और यहाँ जो है सी ए के भी बराबर होगा, तो हम बी ए की जगह पे आई लिख सकते हैं। जब हम बी ए के बराबर आई लिखेंगे तो यह आई सी हो जाएगा, और आई सी चूँकि आई यानी इकाई अवयव का किसी भी अवयव के साथ गुणनफल वही अवयव मिल जाता है, इसलिए इसका मान सी के बराबर होगा, अर्थात हमने क्या दिखा दिया, बी बराबर सी। जब हम बी बराबर सी दिखा दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग अवयव ए जो है उसका केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव है, यदि दो है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात बी और सी आपस में बराबर हो गया, हमने ये दिखा दिया। अब हम एक ही यूनिकनेस को हमने दिखाया है कि एक से अधिक नहीं हो सकता है वर्ग अवयव का हमेशा। अब दूसरी बात करते हैं हम, ए बी का जो इन्वर्स है वह बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है, हम इसको सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का इन्वर्स, यहाँ हमने दिखाया था कि यदि ए है और उसका इन्वर्स है, दोनों का गुणनफल आई के बराबर होता है, और ए इन्वर्स का आई के साथ गुणनफल भी आई के बराबर होता है। इन दोनों को हम यदि ध्यान में रखेंगे, अब वहाँ हम यहाँ प्रमेय 2 जो कह रहा है उसकी बात हम कर लेते हैं। प्रमेय 2 हमारा क्या कह रहा है कि जब ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा, ये हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इस नियम के आधार पर हम इसको लिखते हैं। चूँकि यहाँ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वह एक अवयव है और इस अवयव का ए बी पर -1 इसका इन्वर्स है। अब किसी अवयव का इन्वर्स के साथ जो गुणनफल होता है वह आई के बराबर हो जाता है इस नियम के आधार पर कि ए इन्वर्स बराबर आई। किसी अवयव का उसके इन्वर्स के साथ जब गुणा होता है, इन्वर्स है तो -1 लिखा ही जाएगा, यह आई के बराबर हो जाता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में हम ए इन्वर्स से गुणन करेंगे। यह गुणन हमारा वाम गुणन होगा, वाम पक्ष में हम गुणा करेंगे। वाम पक्ष का मतलब होता है कि लेफ्ट में यदि हम ए इन्वर्स से लेफ्ट में हम गुणा कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हमें ए इन्वर्स से लेफ्ट में ही गुणा करके लिखना होगा। ये देखिए पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यदि हम यहाँ पर लेफ्ट में ए इन्वर्स लिखते हैं तो आई के साथ भी हम लेफ्ट में ए इन्वर्स ही रखेंगे। देखते हैं, हमने लिखा ए इन्वर्स, फिर ब्रैकेट में ए बी दिया है, फिर ए बी पर -1, ये हो गया। अब देखते हैं यह बराबर हो जाएगा आई के पहले हम ए इन्वर्स लिखेंगे, ए इन्वर्स इंटू आई। अब यहाँ देखिए एक अवयव का आई के साथ गुणनफल होगा तो वही अवयव ए इन्वर्स हमें मिल जाता है। यहाँ पर हम साहचर्य का नियम अप्लाई करेंगे, ये जो 3 हैं। अब हम ए इन्वर्स को ए के साथ एक साथ ले लें, यह बी हो जाएगा, और यह ए बी का इन्वर्स हमारा पहले से ही दिया हुआ है।
ए इनवर्स ए देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि यह आई के बराबर होता है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, आई बी और ब्रैकेट में ए बी पर -1, यह बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। अब देखते हैं यह बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था किसी भी अवयव का आई के साथ गुणनफल होता है तो वही अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। तो आई बी बराबर यह बी हो जाएगा, बी ए बी का इनवर्स, यह बराबर ए पर -1। देखिए यह हो गया। अब हम एक और काम करना चाहते हैं कि दोनों पक्षों में हम b के इनवर्स से गुणा करना चाहते हैं और वह गुणनफल भी वाम पक्ष में होगा, अर्थात b इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणन करने पर वो भी वाम पक्ष हम गुणा करना चाह रहे हैं, अर्थात हम लेफ्ट साइड में ही b इनवर्स से गुणा करेंगे। लेकिन उसके पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अद्वितीयनेस हमने दिखा दिया, यूनिकनेस होता है इनवर्स। अब इसके आधार पर हम दूसरा प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसको क्या किया, बी ए बी का इनवर्स बराबर यह ए इनवर्स हमने वहाँ से उतार दिया। अब लेफ्ट साइड में हम बी इनवर्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हम लेफ्ट गुणा कर रहे हैं। ये बी इनवर्स बी अवयव का इनवर्स के साथ गुणनफल हमेशा आई के बराबर होता है, तो यह आई हो जाएगा। यहाँ हमने यहाँ पर भी लिखा था आई और ब्रैकेट में ए बी पर -1 बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। किसी भी अवयव का आई के साथ गुणनफल होता है तो वही अवयव हमें मिल जाता है, अर्थात ए बी पर -1 बराबर बी पर -1 ए पर -1। इस तरह से यह हमारा थ्योरम सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो अवयवों का गुणनफल का जब हम प्रतिलोम लेना है तो वह दूसरे अवयव का प्रतिलोम और पहले अवयव का प्रतिलोम के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से हमने दूसरा प्रमेय भी सिद्ध कर दिया है। यदि हम देखें कुछ इस पर देखें कि जो अवयव है उस अवयव पर कुछ रूपांतरण के नियम हैं जिसके आधार पर हम किसी अवयव का इन्वर्स निकालना सीख लेंगे। तो हम चलते हैं अवयव रूपांतरण की बात करते हैं। अवयव रूपांतरण, रूपांतरण जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। यह दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं पंक्ति रूपांतरण, तथा जो हमारा दूसरा प्रकार है इसे कहा जाता है स्तंभ रूपांतरण अर्थात कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कुल मिलाकर हमारे पास 6 अवयव रूपांतरण है, 3 पंक्ति रूपांतरण है और 3 स्तंभ रूपांतरण है। यह 6 टोटल हो गए। जो चीज़ें हमारी पंक्ति रूपांतरण में वही स्तंभ रूपांतरण में है, बस अंतर है यदि पंक्तियों पर लागू होता है तो पंक्ति रूपांतरण होगा और यदि स्तंभों पर लागू होगा तो यह स्तंभ रूपांतरण कहलाता है। जो पंक्तियों के लिए सही है वही स्तंभों के लिए भी सही है। हम पंक्ति का सीखेंगे और उसी को स्तंभ रूपांतरण में समझ लेंगे। पहला है ये कि यदि आर आई, दोनों तरफ एरो हम लगा रहे हैं, आई आई है आर आई और हमने दोनों तरफ एरो लगाया, इसका मतलब है कि आर आई को हम आर जे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एक दूसरे से हम अदला बदली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरो दूसरा लगा है, मतलब आई एक रो है और जो आर जे दूसरा रो है, तो हम इन दोनों रो को एक दूसरे के स्थान पर अर्थात पहले और तीसरे को हमें बदलना है R1 को R3 से, तो हम लिखेंगे R1 और डबल एरो R3। ये पहला हमारा नियम है। दूसरा हमारा नियम ये कहता है कि यदि कोई भी रो है तो उसकी जगह पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उस रो के अवयवों में हम एक के का गुणा करेंगे जहाँ के का मान नॉन जीरो है, अर्थात नॉन जीरो संख्या से हम किसी भी पंक्ति के सभी अवयवों में एक गुणा कर सकते हैं। यदि हम ये सही हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, तो ये दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये कहता है कि यदि कोई पंक्ति हम लेते हैं तो उस पंक्ति में दूसरे आरजे पंक्ति के अपवर्त अर्थात एम का गुणा करके हम जोड़ सकते हैं या
घटा सकते हैं, इससे कोई अंतर, अर्थात आर आई की जगह पे हम आर आई प्लस एम आर जे लिख सकते हैं। ये जो पंक्ति रूपांतरण है, ये पंक्तियों की जगह पे यदि स्तंभों में होगा तो यही चीज़ें सेम हमारा स्तंभ रूपांतरण में भी हो जाएगा। अर्थात पहला नियम हो जाएगा सी आई डबल एरो सी जे, माने आई और जेथ कॉलम को हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले रहे हैं, जो यदि हम इनकी जगह पे एक दूसरे को रख सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें हो जाएगा कि सी आई की जगह पे हम के इंटू सी आई लिख सकते हैं, जहाँ के का मान वो नॉन जीरो है, अर्थात जीरो के बराबर नहीं है। तीसरा सी आई की जगह पे सी आई प्लस एम सी जे लिख सकते हैं, अर्थात किसी कॉलम में दूसरे कॉलम के अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसमें हमको केवल पंक्ति रूपांतरण दिया हुआ। इस पंक्ति रूपांतरण की सहायता से, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, इसके द्वारा हम ए इन्वर्स माने किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालते हैं, यह हम ज्ञात करना, ये हमारा अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए इन्वर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको कहा जाता है एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात करना। हम प्रारंभिक पंक्ति द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात करना सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति रूपांतरण, चूँकि हमारा जो इंटरमीडिएट है उसमें केवल पंक्ति रूपांतरण दिया है, उसमें स्तंभ रूपांतरण की बात नहीं हो रही है, तो हम स्तंभ रूपांतरण की बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम पंक्ति रूपांतरण की ही तरह स्तंभ रूपांतरण भी सीख लेते हैं, उसी तरह करते हैं। बस नियम हमारा पंक्ति रूपांतरण है, इसलिए हम पंक्ति रूपांतरण की ही बात करेंगे। अब पहले इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ताकि हम उसके आधार पर पंक्ति रूपांतरण को की सहायता से ए इन्वर्स का मान निकालना सीखेंगे। पहले इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमको आसानी होगी कि कौन सा रूपांतरण हमारा दिया हुआ है। इन तीनों को हम अभी छोड़े रहते हैं, ठीक है। हम इसको अलग से घेर दें ताकि यह डिस्टर्ब ना करें। हमने ले लिया ए, और ए को जब पंक्ति रूपांतरण करते हैं तो ए बराबर हम आई इंटू ए लिखते हैं। जब ए जो दिया है वह हमारा अवयव दिया है जिसका हमें ए इन्वर्स निकालना है, और आई जो है उस जिसे हम आई एन लिख सकते हैं, आई एन एन, यदि एन अवयव का एक ए दिया हुआ है तो हम आई भी एन क्रम का ही लेंगे, अर्थात ए की कोटि और आई की कोटि हमारी एन ही होगी। ए बराबर हम आई एन लिखते हैं, और इस पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। इस ए को इस रूप में लगाते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कि ए हमारा आई में जो ए है उस पर हम पंक्ति रूपांतरण इस तरह करते हैं कि यह आई में बदल जाए, और जो काम हम ए के साथ करते हैं वही काम हम आई के साथ करेंगे, आई एन के साथ करेंगे। तो जब ए आई में बदलता है तो आई एन जिस चीज़ में बदलेगा वही हमारा ए का इन्वर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणनफल ए के साथ आई के बराबर मिल जा रहा है। तो इसको यह हमारा तरीका है जिसकी सहायता से हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया ए बराबर 1 2 2 - 1 हमने ले लिया। अब इसकी सहायता से हमको क्या करना है, हमको इसकी सहायता से ए पर इन्वर्स ज्ञात करना है। लेकिन हम यूज क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के नियमों को, जिसमें 3 नियम आते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बराबर आई एन लिखेंगे, माने ए बराबर आई एन क्या है, यहाँ चूँकि 2x2 का एक अवयव है इसलिए हम आई भी यहाँ 2x2 का ही लेंगे। तो हम लिख सकते हैं पहले ए बराबर आई ए, इस ए की जगह पर ये दिया हुआ अवयव लिख देंगे 1 2 2 -1। इस आई की जगह पर हम लिखेंगे 1 0 0 1, और इस ए को उसी तरह हम उतार देंगे। यह ए हमेशा हमारा उसी तरह से उतरता जाएगा, इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्या करना है पहले जान लीजिए। इसको हम इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि यह हमारा आई के बराबर हो जाए, और आई हमारा क्या होगा यह हम अलग से लिख देते हैं, ताकि हम देखेंगे कि हम यह कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें क्या और आगे लाना है। इसी को हमें बदल करके और इस रूप में इसको कर देना है अवयव को, ठीक है। सारे अवयव हमारा उस रूप में आ जाना चाहिए। पहला अवयव देखते हैं, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 दिया हुआ है तो पहला अवयव हमारा ठीक है
उसको हमें कोई बदलना नहीं है। अब देखते हैं हम इसके नीचे वाले अवयव को, जहाँ जीरो होना चाहिए लेकिन दिया है दो, तो हम जीरो जीरो कैसे लाएंगे इस दो की जगह पे, बताइए। इन्हीं तीनों में से हम कोई ना कोई एक यूज करेंगे पंक्ति रूपांतरण, और उसके बाद देखेंगे ये पहला वाला हम यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्या हम दूसरा इसमें यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं जी जी, ताकि हम दो की जगह पे जीरो ला दें, नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर तीसरे नियम का ही प्रयोग करेंगे, और तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि हम यदि पहले पंक्ति के अवयव में से दूसरे पंक्ति के अवयवों को घटा देते हैं दो का गुणा करके, माने R2 को हम R2 में जहाँ दो है इसी को तो हमें जीरो लाना है, लेकिन जो R1 है उसमें यदि दो का गुणा कर देते हैं तो दो में से दो यदि घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। माने R2 में से हम 2R1 को घटा देते हैं, और घटाने से हमें क्या मिलेगा, हमें जीरो मिल जाएगा जहाँ हम खोज रहे थे। हम एक को तो ऐसे ही उतारेंगे, हमने अभी बताया है। ठीक है, अब देखिए चूंकि R2 पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R1 को तो हम छू नहीं रहे, तो R1 हमारा वैसे ही हो जाएगा, इधर भी और यहाँ भी। R1 ये हो गया, केवल बदलाव हमें करना है R2 में। R2 में हम क्या करेंगे, R2 में से 2R1 को घटाना है। एक मिनट, हम सबसे पहले क्या करें, इसको थोड़ा सा हम जगह बना लें, और उसके बाद हम इसकी जगह पे बता देते हैं थोड़ा सा। यदि लिख कर करेंगे कैलकुलेशन तो हमें आसानी होगी। देखिए R2 में क्या है, R2 दो जगह है, ये देखिए ये R2 है, ठीक है। ये R2 में दो अवयव है, एक 2 है और एक -1 है। और R1 हमें लेना है, तो R1 में कौन कितने अवयव, दो। R1 में है एक 1 है और एक 2 है, लेकिन जब हम 2R1 करेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों अवयवों में यह 2 होगा, यह 4 हो जाएगा। हमें घटाना है, माइनस चिन्ह करके इसको घटाएंगे, दो में से दो गया जीरो हो जाएगा, -1 अब -4 ये -5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एक जीरो और एक -5। जो काम हम यहाँ किए हैं वही काम हमें सीधा उधर भी करना पड़ेगा, जो हमने अभी बताया है। यहाँ पे ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस लाइन, यहाँ भी हम वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अर्थात R2 की जगह पे R2 माइनस 2R1 यहाँ भी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए दिया हुआ ये पुराना जो R2 है, एरो के इधर R2, एरो के पीछे R2 है, और एक एरो के आगे R2 है, तो एरो के पीछे वाला जो R2 है यह नया वाला R2 की जगह को दिखाता है जहाँ हमें लिखना है। और जो पुराना वाला R2 यहाँ दिया हुआ है राइट साइड में, यह इसके पहले वाले R2 और R1 की वैल्यू वहाँ से हम उठाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 0 1 है, 0 1 अर्थात R2 का मान है 0 और 1, और R1 में दो अवयव हैं, एक 1 है और एक 0 है। यदि हम इसमें दो का गुणा करते हैं तो यह 2 होगा, यह 0 होगा। यदि हम दोनों घटा दें तो यह -2 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए यदि ऊपर कि यह 1 हो गया, देखिए दिया ही है, यहाँ 0 आना था, 0 आ गया। अब हमें लाना है यहाँ पे 1, और दिया है -5, तो 1 -5 की जगह पे 1 हम कैसे ला सकते हैं, बताइए। -5 को हम 1 कैसे ला सकते हैं, इस दूसरे नियम के आधार पर ला सकते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है किसी भी रो में एक नॉन जीरो से हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ हम नॉन जीरो कौन सा लेंगे, यहाँ हम नॉन जीरो लेंगे। -5 को हमें 1 लाना है, तो हम -1/5 से गुणा कर देंगे, अर्थात R2 में हमने -1/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको यदि हम गुणा कर देते हैं तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1/5 गुणा 1 के बराबर, तो हम 1 ला रहे थे, यह 1 आ जाता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा, उसमें 1 2 है। अब देखिए इसको ये तो हमारा R1 में तो कोई बदलाव करना नहीं, केवल R2 में करना है। तो R2 में पहला अवयव है 0, उसमें हम -1/5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उधर वाला 1 हो जाएगा। वही काम हम वहाँ भी करना है। R1 तो वैसे ही रहेगा, केवल R2 में हम परिवर्तन करेंगे, -1/5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/5, यह हो जाएगा 2/5, और 1 में गुणा करेंगे तो -1/5 होगा, और ए हम उसी तरह से उतार देंगे। जब हम ए को ऐसे उतारेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह 1 लाना था, 1 हमने ला दिया, 0 लाना था, 0 हमने ला दिया, 1 लाना था, 1 हमने ला दिया। अब इस 2 को हमें 0 करना है। जब 2 को हम 0 करेंगे तो देखते हैं
कैसे आएगा, या R1 है, R1 में से R2 का 2 गुना यदि घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, अर्थात R1 की जगह पे हम लिखेंगे R1 माइनस 2 R2। जब R1 माइनस 2 R2 करेंगे तो यह हमारा एक इस तरह से मैट्रिक्स मिल जाएगा। पहले हम R1 चेंज करना है तो R2 को हम वैसे लिख लेते हैं 0 1, और इसमें हो जाएगा 2/5 और माइनस 1/5। हम अब R1 को देखते हैं। R1 में से R2 का 2 गुना घटाना है। R1 हम लिख लें, R1 हमारा 2 अवयव है 1 और 2, और R2 में भी 2 अवयव है, एक 0 है एक 1 है। 0 1 जब 2 R2 करेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 1 और 0 हमें मिल गया, जो I के बराबर है, जो हमें लाना था। अब देखते हैं इधर की तरफ आते हैं, राइट साइड में यह 1 और 0 दिया है, यह 2/5 और माइनस 1/5 दिया हुआ है। यदि हम घटाते हैं या 2 का गुणा करेंगे तो 4/5 होगा, या 2/5 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो 1 में से 4/5 जाएगा तो 1/5 बचेगा, और 0 में से यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 और 2/5। ठीक है, अब देखिए ये I के बराबर हो गया यदि लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जो नया अवयव मिला है ये I के बराबर यदि हो गया तो यह जो नया अवयव मिला है यही A का इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात A इन्वर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह से हमने प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा A इन्वर्स का मान ज्ञात कर लिया। हम यह 2x2 के अवयव पर देखे हैं, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें हम 3x3 अवयव का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हमको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीख सकते हैं और बेहतर ढंग से। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन तो हमारा उसी तरह रहेगा कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा A इन्वर्स का मान ज्ञात करना। हमने क्या लिया, क्या हम ले रहे हैं A का मान। जब हम A का मान निकालेंगे, एग्जाम्पल हमने 2 लिख लिया, A बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका हमें A इन्वर्स निकालना है। यह हमारा क्वेश्चन है, हम A इन्वर्स निकालेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा, जिसका हम 2x2 के लिए सलूशन निकालना सीख चुके हैं। हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 3 फार्मूला हम जो हम रूपांतरण उसको लिख लेते हैं। पहला RI को हम इंटरचेंज कर सकते हैं RJ के साथ, RI को हम KRI जहाँ की नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और तीसरा RI को हम RI प्लस M RJ के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे 3 रूपांतरण हैं, इसके द्वारा ही हम A इन्वर्स निकालेंगे। हम सोल्यूशन A बराबर I इंटू A लिख सकते हैं। A का मान ये दिया हुआ है, वही हम लिख लें 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यह बराबर हो जाए I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ हमने A लिखा। ये हमारा इसी तरह रहेगा, इसको हम बदलाव नहीं करेंगे। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इकाई अवयव में बदलना है, और इकाई अवयव में माने किस रूप में लाना है हम यहीं लिख देते हैं, ताकि हमको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। इस अवयव को हम इस रूप में बदल लेंगे। देखिए वहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 है, नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे R1 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला रो है वहाँ पहला अवयव 1 आ जाएगा। हम पहले 1 2 3 ऊपर लिख दें और 0 1 2 नीचे लिख दें दूसरे पंक्ति में। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, तो यह 1 0 0 0 0 1 होगा। हमने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया, इसमें भी और इसमें भी। यह हमारा 1 यहाँ चाहिए था, यहाँ 1 आ गया। इसके नीचे 0 चाहिए तो 0 आ ही गया। अब इसके बगल में हम देखते हैं 1 चाहिए, यहाँ भी 1 आ ही चुका है। अब आते हैं इसके नीचे, ये 3 हो गया, ये चौथा। 3 की जगह पे हमें क्या लाना है, हमें 0 लाना है। ये कैसे आएगा बताइए, कोई करें। हम ये R3 में जो अवयव है 3, हम R1 के 1 में 3 का गुणा करके घटाएंगे, अर्थात R3 की जगह पर हम लिखेंगे R3 माइनस 3 R1। R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो R3 में 3 अवयव हैं। यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, हम देखते हैं थोड़ा सा
ले लेते हैं। यह 3 है R3 और यहाँ R1 है। R1 में हम 3 का गुणा करना है, चूँकि हमें R3 में ही केवल परिवर्तन करना है तो हम पहले R1 और R2 को उसी तरह से लिख लेते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 R1 R2 हमने लिख दिया। R1 R2 हम इसमें भी लिख लें 0 1 0 1 0 0। अब देखते हैं तीसरा क्या है, इसमें 3 का गुणा करेंगे जब और इसमें से घटाएंगे तो यह 3 6 9 होगा और ये 3 है, 3 में से 3 गया तो यहाँ 0 बचेगा, तो एक 0 हम लिख लेते हैं। यहाँ 6 हुआ था तो 1 में से 6 घटेगा तो -5 होगा और यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 हुआ था तो 1 - 9 करेंगे तो -8 हो जाएगा। यही काम यहाँ भी करें, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ तो वहाँ बस एक हमको मिलेगा और बाकी जगह तो हमारा वही हो जाएगा कि 0 -3 और 1। ठीक है, ये हमने R3 0 हमने ला दिया नीचे। अब उसको हम 0 करेंगे, ये 0 हमको लाना है। यह 0 कैसे आएगा, ये 0 हमारा यदि हम R3 में यहाँ 0 लाना है तो हम R3 में क्या करें, R3 में से हम R2 में 5 का गुणा करके घटा दें, नहीं सॉरी जोड़ दें। R3 + 5 R2 के द्वारा हम यहाँ 0 ला सकते हैं। हमने इसके सॉल्व करके देखा। R1 R2 हम उसी तरह रखेंगे, यहाँ भी R1 R2 को हम उसी तरह रख दें। अब केवल हम 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 5 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा होगा -5 के साथ तो 0 मिल जाएगा, यहाँ तो 0 होगा ही। अब 5 दूना 10 में से -8 गया 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, 5 का गुणा करेंगे 0 में जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का गुणा करेंगे -3 में जोड़ेंगे -3 होगा, 5 का गुणा करके 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी 0 हमारा, अब जिसकी जगह पे हमें 1 लाना है, यहाँ 2 दिया है तो हम क्या करें, R3 में 2 का भाग दे दें और R3 में 1/2 R3 कर दें। हमारा पहला और दूसरा पंक्ति तो वैसे ही रह जाएगी, तो 1 2 3 0 1 2। ठीक है, और इसमें 2 का भाग देंगे तो यह 0 0 यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0 1। इधर दोनों 0 1 0 1 0 0 और यहाँ 2 का भाग में 5/2 -3/2 और 1/2 ये आ जाता है। ठीक ना, हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। अब यहाँ 0 हमें लाना है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो अर्थात R3 में 2 का गुणा करके हम R2 में से घटा देंगे तो हमें यह 0 हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति के लास्ट वाला अवयव हमें 0 लाना है। ध्यान रखिए, हम क्या करेंगे, R2 को लिखेंगे R2 - 2R3। R3 में 2 का गुणा करके जब R2 में से घटाएंगे तो हमारा यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, यहाँ 0 हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हम R3 में केवल R2 में कर रहे हैं तो हम R3 और R1 को उसी तरह लिख लें दोनों अवयवों में। यहाँ तो एक हमारा A रहेगा ही। यहाँ देखो R1 लिखें 1 2 3 और R3 लिखें 0 0 1। हमें R2 में बदलाव करना है। ठीक ना, R2 में बदलाव हम कर रहे हैं। यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ 2 का गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ 0 और 1 तो रहेगा ही और यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। पहले हम R1 को लिख लेते हैं 0 1 0